नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर अवेलेबल है, उपलब्ध है, जहाँ पर हम किसी भी टॉपिक पर एक एनालिटिकल अप्रोच रखते हुए उसे समझने का प्रयास करते हैं। मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, उनमें जो एपिसोड्स आ रहे हैं इस सीरीज़ के दौरान, तो अभी तक तो मैंने अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा करी है, टॉपिक वाइज लेने का शॉर्ट वीडियोस के रूप में। लेकिन आज से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत के जो बड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टारगेट फैक्ट्स होते हैं, या मैं उन्हें यूं कहूँ कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो हम चाहते हैं क्विक रिवीजन के रूप में चीज़ें सामने आ जाएं और उन पर एक गहरी समझ भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के रूप में हमारे जहन में बैठ जाए, ताकि हम एग्ज़ाम हॉल में नर्वस ना हों। स्पेशली जहाँ पर कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं या मल्टी चॉइसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर आप जो पीडीएफ सामने देख रहे हैं उसके बैकग्राउंड में एक इमारत देख रहे हैं, एक भव्य इमारत जिसको आप कुतुब मीनार के रूप में जानते हैं। कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। यदि आप में से किसी ने दिल्ली को विज़िट किया हो और जो कुतुब मीनार है मेहरौली के अंदर, वो देखा हो, तो आपको ये तस्वीर याद आ रही होगी। सबसे पहली बस एक छोटा सा अनुरोध तो मैं ज़रूर करूँगा कि जब आप इन क्लासेस को देखते हो, इन वीडियोस को देखते हो, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ साथ आप प्लीज़ कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वहाँ तो हम चेहरा देखकर ये समझ जाते हैं कि सामने वाला जो स्टूडेंट हमारे सामने बैठा हुआ डिसिपल, वो कितना हमें स्वीकार रहा है, समझ रहा है। लेकिन इस ऑनलाइन वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर आपकी एब्सेंस में कमेंट्स आपकी प्रेजेंस का कार्य करते हैं, तो हम उससे अवगत रहते हैं कि हमारा कार्य कितना फ्रूटफुल रहा आपके लिए। तो ये जो सीरीज़ है, जो आज का जो एपिसोड है आपके सामने, वो है दिल्ली सल्तनत पार्ट 1, और इसका ये एक एनालिटिकल इंट्रोडक्शन है, विश्लेषणात्मक परिचय है। देखिएगा, जब राजपूत युग का अवसान हुआ 1192 के द्वितीय तराइन बैटल में, द्वितीय तराइन युद्ध के अंदर, जब अजय मेरू का जो पृथ्वीराज तृतीय चाहमान जो नरेश थे, ये बात भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखनी होगी कि जो शब्द का जो नामकरण हमारे सामने आता है, याद रखना, वो आता है चाहमान। चाहमान का ही बिगड़ा हुआ नाम हमें देखते हैं हम किस रूप में? चौहान के रूप में। सही नाम है चाहमान, जैसे चाप, ह से हरी, म से मान, न से नय। ये इसका शाब्दिक अर्थ हमें देखने को मिलता है। तो मुइज़ुद्दीन मोहम्मद जो गोरी था, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, उसका जो पूरा नाम है, उसने तराइन के प्रथम युद्ध में तो शिकस्त खाई इस पृथ्वीराज तृतीय चौहान के हाथों, लेकिन तराइन के द्वितीय जो डिसिसिव बैटल जो था, जो निर्णायक युद्ध था, उसमें चाहमानों को उसने करारी हार दी, और दिल्ली सल्तनत का जो बीजारोपण था वो तराइन के द्वितीय युद्ध में होता है। यद्यपि तराइन के द्वितीय युद्ध के तुरंत बाद मोहम्मद गोरी या उसका जो स्लेव, उसका जो दास था हिंदुस्तान के, उसकी मिल्कियत का जो आगे जाकर अधिपति बना कुतुबुद्दीन ऐबक, वो तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत के फाउंडर या स्थापना के रूप में सामने नहीं आ रहा है। ये वर्षों बाद की बात है। देखिएगा, 1192 ईस्वी में, यानी कि 1192 एडी में ये युद्ध लड़ा गया, और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हमारे सामने आती है, वो आती है साहब 1206 ईस्वी में। मोटे तौर पर लगभग 13-14 वर्षों के पश्चात जाकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती। तो मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वंश के दौरान, उनकी सीरीज आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये प्रयास रहेगा कि ये सीरीज, ये श्रृंखला टूटे नहीं, आप भी नियमित तौर पर देखते रहें। और जो मैंने शुरुआत में कहा, क्योंकि बार बार मुझे दोहराना मेरी आदत में नहीं, उससे क्रमबद्धता और धारा प्रवाह टूटता है किसी भी एकेडमिक सीरीज़ का। तो आप कमेंट्स अवश्य करें और अपने नीडी जो फ्रेंड्स हों उन्हें ज़रूर बताएं, जो नीडी या ईगरली जो अच्छी चीज़ों को देख कर सीखने के जो इच्छुक हैं, उन स्टूडेंट्स को। हम यदि अपनी बात को आगे लें कि दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती, इसका देखो, अब एक प्रश्न तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण सा बनता है कि साहब इसकी नींव, इसकी फाउंडेशन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कहाँ पर डलती? तो आपका आंसर होगा जी, कहाँ पर?
तराइन के द्वितीय युद्ध में, जबकि चाहमानों को परास्त कर दिया जाता है। लेकिन स्थापना याद रखिएगा होती है कब, 1206 ईस्वी में। और इस नवेली दिल्ली सल्तनत का जो केंद्र स्थापित हुआ था शुरुआत में, वो दिल्ली ना होकर, भले ही नाम उसका दिल्ली सल्तनत है, लाहौर था। तो लाहौर वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंटायर दिल्ली सल्तनत। प्रथम राजधानी थी दिल्ली सल्तनत की कौन, लाहौर, राइट। दिल्ली आगे जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, और उसके बाद जाकर जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास एवं जो उसका दामाद था इल्तुतमिश या अलतमश, उसके द्वारा लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली बना दिया गया था। यदि हम एक विश्लेषणात्मक परिचय के रूप में बात करें तो याद रखिएगा, अब देखो जो मेरी अपनी आदत में है, मैं किसी भी गाइड का मैटर ज्यों का त्यों उठाने का आदी नहीं हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर, इस ऑनलाइन क्लास में आपको पूरी एक समझ में देने का प्रयास करता हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। देखिएगा, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी साहब की एक पुस्तक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी की पुस्तक है, इस बात को आप लोग याद रखना। और ये पुस्तक है कौन सी, सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ये लिखते हैं कि जो तुर्क थे बेसिकली वो सैनिक थे। सैनिक होने का मतलब ये कि पहली बात तो ये बात भी आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, तुर्क बेसिकली शहरी वर्ग था। जो मुस्लिम भारत में आए वो मुख्यतया याद रखिएगा शहरी निवासी थे, शहरी रिहायशी थे। उनका ग्रामीण संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। तो एक बात तो ये बात भी सामने आती है, क्योंकि मुस्लिम जो नव आगंतुक जो मुस्लिम वर्ग था या आक्रमणकारी जो मुस्लिम थे वो शहरी वर्ग थे, तो उनका ग्रामीण संस्कृति से कोई ताल्लुक नहीं था। हम यूं भी इस बात को यूं समझें कि जो मुसलमान थे, जो तुर्क आए, वो बेसिकली कृषि जन्य लोग नहीं थे, खेती करने वाले खेतीहर लोग नहीं थे। बेसिकली वो शहरी दस्तकार, शिल्पकार वर्ग था। इसीलिए मोहम्मद हबीब और इरफान हबीब की यदि मैं बात करूं, इरफान हबीब की, तो उन्होंने फिर इसको एक शहरी क्रांति या नगरी क्रांति का नाम दिया है। मोटे तौर पर ये पूरी तौर पर बेकार की और गलत बात है कि तुर्कों के आने से कोई ऐसा बूस्टअप हुआ भारतीय हिंदुस्तान की जीवन प्रणाली में कि जी वो शहरी को गति मिली। ये अब इन इतिहासकारों का अपना एक रवैया हो सकता है, मैं फिलहाल उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो डॉक्टर आरपी त्रिपाठी अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में लिखते हैं कि तुर्क मूल रूप से सैनिक थे। देखो, क्योंकि ये क्लासेस सिंपली कांस्टेबल या बैंकिंग सेक्टर या छोटे कॉम्पिटिशन्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको मेरी टीचिंग से थोड़ी सी नीरसता हो, लेकिन आप यदि हायर कॉम्पिटिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हायर स्टडीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये क्लासेज आपको बहुत हेल्प करेंगी। क्योंकि मैं जो फिलोसॉफी होती है किसी भी फैक्ट के पीछे की, किसी भी टॉपिक के पीछे की, उसको पूरा एक्सप्लेन करने का, डिस्क्राइब करने का भरसक प्रयास करता हूं। और यही प्रश्न आपके कथन कारण के रूप में या मल्टी जो ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें, या क्रॉस चेक करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आते हैं। और इसीलिए जब हमारी समझ नहीं होती तो हम लोग कर नहीं पाते हैं उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व। तो एक बात तो निकल कर आ गई कि ये तुर्क बेसिकली सैनिक थे और इन्होंने बेसिकली, स्वाभाविक सी बात है, जिस इलाके से ये लोग आए तो इन्होंने इकोनॉमिकल जो प्रिंसिपल्स थे, जो अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत थे, वो जो हदीस वाले जो सिद्धांत थे इनके मुस्लिम ढांचे के, उन्हें ही अपनाया। कुल मिला के भारत में इस्लामिक सिद्धांतों का आरंभ हुआ तुर्कों के आगमन से। लेकिन चीज़ें क्लेश करने लगी, कारण भारतीय मनुस्मृति पर आधारित सिद्धांत, जिसको इन्होंने खिराज कहा, खिराज जिसको हम लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व या मालगुजारी या लगान के रूप में जानते हैं, उनमें दिक्कत पैदा हुई। क्योंकि भारत की जो कर प्रणाली थी वो अलग सिद्धांतों पर आधारित थी और जो तुर्क आए उनकी कर प्रणाली अलग तरह की थी। बहरहाल इस्लामिक व्यवस्था का आरंभ हुआ और अब दो रास्ते थे इन मुसलमानों के आगे या इन तुर्कों के आगे, कि या तो आप तलवार के दम पर अपनी बात मनवाएं, इस्लाम का प्रचार प्रसार करें और रोजाना का क्लेश करें, क्योंकि अभी मुसलमान हिंदुस्तान के आटे रूपी साम्राज्य में नमक के बराबर थे। तो तलवार के दम पर पॉसिबल नहीं था। प्रैक्टिकली या व्यवहारिक तौर पर यह ज़्यादा उचित था, जैसा कि इल्तुतमिश ने
या अलाउद्दीन खिलजी ने अपने वजीरों को या अपने सलाहकारों को जो उलेमा वर्ग था उनको समझाने का प्रयास किया था कि आप मृत्यु या इस्लाम में से किसी एक को चुनने का कोई फरमान हिंदुस्तान की आवाम को या मिल्लत को नहीं सुना सकते हैं, जो स्पेशली काफिर लोग हैं या जो गैर मुस्लिम वर्ग हैं, वरना बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अभी हिंदुस्तान में हिंदू परास्त हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, और मुसलमान इतनी तादाद में नहीं है कि साहब उनसे वो अपनी हर बात को मनवाते फिरेंगे। तो मुद्दे की बात ये आई कि यही वो आवश्यकता थी जिसके चलते भारत में इंडो इस्लामिक कल्चर का या हिंदू इस्लामिक जो संस्कृति थी उसका सम्मिश्रण यहाँ पर आरंभ होता है। अच्छा, अब जो ये इन्होंने जो अर्थव्यवस्था अपनाई हिंदुस्तान में आने के पश्चात, उसका प्रेरणा स्रोत याद रखना, बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब के द्वारा जो लिखित किताब थी किताब उल खिराज, उसमें से ये प्रेरणा सामने आती है, किताब उल खिराज से। अब एक और प्रश्न हमारे सामने आ गया कि किताब उल खिराज का लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा अबू याकूब। दूसरी बात कि शुरुआत में तुर्कों ने जो खिराज का मतलब क्या होता है, मैं दोबारा बोल दूं, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू से हमारा मतलब क्या निकल कर सामने आ रहा है, जो भू राजस्व है, जो खेती पर जो कर जो टैक्स लगाया जाता है। चूंकि अभी हमने कहा कि तुर्क जो आए वो गैर कृषक लोग थे, वो ग्रामीण संस्कृति के लोग थे, वो शहरी दस्तकार शिल्पकार वर्ग थे, और भारत में जो रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो किसानों से पर लगाया जाने वाला टैक्स था। तो खिराज बेसिकली गैर कृषक तुर्क आक्रमणकारी शासक वर्ग के द्वारा हिंदुस्तान के मूल हिंदू काफिर किसानों पर खिराज के रूप में जो वसूला गया जो टैक्स था, वो दिल्ली सल्तनत के राजस्व का जो टोटल जो रेवेन्यू जो जनरेट होता था किसी भी एक राष्ट्र की या सल्तनत की जो कुल आय होती थी, वो खिराज था। तो बेसिकली बात क्या निकल कर आती कि खिराज बेसिकली किससे वसूला जाने वाला भू राजस्व कर हुआ, हिंदुओं से। कारण कि जो मुसलमान थे वो बेसिकली गैर कृषक लोग थे। क्लियर है? तो जो सिद्धांत जो उन्होंने अडॉप्ट किए शुरुआत में, वो अबू याकूब की पुस्तक किताब उल खिराज थे। इस व्यवस्था का आधार खिराज और उश्र के बीच की भिन्नता पर निर्भर है। अब देखो दोबारा फिर एक और बात आती है कि साहब खिराज तो हिंदुओं से वसूला जाने वाला भूमि कर हो गया, लेकिन ये उश्र क्या है? याद रखिएगा, उश्र, क्योंकि मैंने कहा कि मुसलमान बेसिकली गैर कृषक शहरी दस्तकार शिल्पकार कारीगर वर्ग था। बहुत कम अनुपात, बहुत कम संख्या में किसान खेती करते थे। तो जो मुस्लिम किसान थे, जो बड़ा अल्प सा एक वर्ग था, उनसे जो भूमि कर वसूला जाता था वो भूमि कर कहलाया, याद रखिएगा, उश्र। सो उश्र बेसिकली क्या हुआ, मुस्लिम किसानों से वसूला गया कर, वो हुआ मुसलमानों की जो कुल पैदावार से वसूला जाने वाला जो कर है वो कहलाया उश्र। अच्छा, बाद में जब सोशियो इकोनॉमिक जो चेंजेस आए, फिर उनमें क्लासिफिकेशन किया गया लैंड का। क्लियर? जिन जमीनों से कर वसूला जाता था, यानी कि जो खिराज वसूला जाता था, तो खिराज देने वाली जमीनें क्या कहलाएंगी? खिराजी जमीनें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे देखिएगा, यदि हम अपनी ही बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये पीडीएफ आप आराम से बहुत विस्तार से आप पॉज करिए, इन्हें देखिए, इनसे नोट्स बनाइए। और मैं दोबारा बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि यदि आपको इस तरह का पूरा कोर्स चाहिए तो पेड कोर्स हमारा चलता है हायर क्लासेस के लिए, स्पेशली पीजीटी है, केवी के एग्ज़ाम्स हैं, स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर है, नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन है, या वेरियस पीएससीज हैं, यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, आरएस वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं, वहाँ पर हिस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम पेड कोर्स के रूप में पूरा का पूरा इस प्रकार के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं ई बुक के रूप में। लेकिन वो एप्लीकेशन पर है, पेड कोर्स है, और वो सिस्टम थोड़ा अलग है, ये मामला अलग है। लेकिन यहाँ पर जब आपको ये सुविधा मिल रही है तो आप आपको लगता है ये पर्याप्त मैटर है आपका, तो आप आराम से नोट्स को डिक्टेट करिए, देखिए, लिखिए, आराम से समझिए, पढ़ते रहिएगा, पढ़ लीजिएगा आप इस पूरी पीडीएफ को। मैं यहाँ पे पोज कर लेता हूँ ताकि आपकी समझ
थोड़ी सी बढ़ेगी, आगे देखिएगा। अभी तो फिलहाल तो मैं महत्वपूर्ण बातों को ही आपको लेकर चलूँगा। देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो मोहम्मद इरफान हबीब साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डाला है। देखिएगा, इरफान हबीब साहब का ये कहना है कि तुर्कों के आगमन के पश्चात, तुर्की आक्रमण के पश्चात भारत के आर्थिक जीवन में भारी विकास हुआ है। अब देखो, ये जो प्रश्न आएगा ना, ये प्रश्न इतिहासकारों से संबंधित पूछे जाएंगे कि किस इतिहासकार का ये मत है कि भारत में तुर्की आक्रमण के पश्चात एक शहरी क्रांति, नगरीय क्रांति का पदार्पण हुआ, प्रवर्तन हुआ, आरंभ हुआ। यह मत किसके द्वारा दिया गया? इरफान हबीब के द्वारा। क्योंकि तुर्की जो थे वो शहरी दस्तकार शिल्प वर्ग थे, अपने साथ वो कई प्रकार की शिल्प कलाएं, दस्तकारी कलाएं, जैसे कालीन बुनना है, ठीक है ना, कई और प्रकार की लेकर आए। इन लोगों का तो यहाँ तक कहना भी ये बड़ा आश्चर्यजनक सा लगता है कि साहब ये चरखा, रहट, ये भी साहब तुर्क लेकर आए थे। भैया आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़िए, हजारों सालों पहले से भारत में सूत काता जा रहा है, बुना जा रहा है ये। लेकिन अब ठीक है, अपने अपने हिस्टोरियन का अपना अपना एक एस्पेक्ट है, परसेप्शन है। तो इनका, इरफान हबीब साहब का कहना है कि तुर्की आक्रमण के पश्चात भारत में एक क्रांति का उदय हुआ। ये क्रांति को वो नाम देते हैं शहरी क्रांति, कि आर्थिक जीवन में भारी विकास हुआ। बेसिकली ये विकास मुसलमान कारीगरों और व्यापारियों के आगमन से हुआ, जो अपने साथ कारीगरी की नई तकनीकें लेकर आए थे। अब जनाब, ये मत किसके द्वारा दिया गया? तो आपका जवाब होगा इरफान हबीब के द्वारा। इन्होंने कहा कि चूंकि मुसलमानों में एक प्रथा थी गुलाम, स्लेव या दास खरीदने की और बनाने की, तो ये अपने साथ बड़ी भारी संख्या में गुलाम भी लेकर आए थे। आप सोचिएगा, फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 उसके अपने गुलाम थे, जो जिनमें से हर समय 40,000 गुलाम उसकी व्यक्तिगत सेवा में नियुक्त रहते थे। अब आप सोचिएगा, ये वो गुलाम थे जो उसके एक आदेश पर मर मिटने को तैयार थे। आप लोग ये भी जानते हैं कि तुर्की जो गुलाम थे, 40 तुर्की गुलामों का एक विश्वस्त दल, तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने विद्रोही तत्वों से निपटने के लिए, राजपूतों के विद्रोहों से, विरोध से निपटने के लिए तैयार किया था। ये अलग बात है, ये दीगर है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात यही 40 तुर्की गुलाम उसके उत्तराधिकारियों के गले की हड्डी बन गए, जिनमें से रजिया को तो मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, इवन नासिरुद्दीन महमूद को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। क्लियर? और बलबन इसी गुलामों के दल का एक सदस्य था। ठीक है, तो जो ये गुलाम लेकर आए, इसकी वजह से इनको मुस्लिम वर्ग को ह्यूमन रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो गए। दस्तकार थे तो ये जो तकनीकी लेकर आए, उनसे नए नए शिल्प, नई नई दस्तकारी कला भारत में आरंभ हुई। ये इरफान हबीब साहब का मत है। इस वजह से भारत में तुर्की आक्रमण के बाद एक क्रांति का प्रवर्तन होता है। ये व्यक्तिगत मत है किसका? इरफान हबीब का। तो ये कहते हैं कि जो कृषि अधिशेष, जो एग्रीकल्चर या जिनसे सरप्लस जो बचता था, कुल पैदावार की जो रिक्वायर्ड खपत थी, जो कंजम्पशन था, उसके बाद जो बचता था वो अधिशेष या सरप्लस कहलाता था। तो इस कृषि अधिशेष को के बड़े भाग को आप काम में ले सकते थे, क्योंकि उसको खपाने के लिए गुलाम हैं, दस्तकार, शिल्पकार हैं। अब ये इसके लिए 3 फैक्टर्स पर जोर दे रहे हैं इरफान हबीब साहब। इनका कहना है कि तुर्कों के आने से, क्योंकि वो शहरी वर्ग था, तो शहरों का विकास हुआ। क्योंकि वो दस्तकार कारीगर, बेसिकली वो शहरी दस्तकार कारीगर वर्ग था, अपने साथ कारीगरों की नई नई तकनीकियाँ लेकर आया था, तो कारीगरी, शिल्पकारी, दस्तकारी की वस्तुओं का विस्तार हुआ। और जब ऐसा होगा तो पक्की बात है, ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन होगा, नए नए शहरों का विकास होगा। इस वजह से इरफान हबीब ने इस नई शहरी अर्थव्यवस्था को मध्यकालीन मिडाइवल इकोनॉमी, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का भी नाम दिया। अब देखो, अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा कि मध्यकालीन अर्थव्यवस्था अवधारणा दी गई है इरफान हबीब के द्वारा। इरफान हबीब की मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा के 3 प्रमुख बिंदु कौन कौन से? शहरों का विकास हुआ, दस्तकार और कारीगरी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, इससे व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला,
कई कई सुदूर जो जो देश थे उनके साथ स्थल और जल मार्ग से, क्योंकि मध्य एशिया से तो वो आए थे, तो पक्की बात है कि वो कांटेक्ट तो ऑलरेडी थे। तो इस ट्रेड और कॉमर्स से वो कांटेक्ट रिच हुए, प्रॉस्परस हुए। क्लियर है? तो ये साहब इनका कहना है कि तुर्की आक्रमण से सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर ये हुआ। तो ये बड़ा सकारात्मक एक प्रभाव बताया जाता है। अब यहाँ पर ये जनाब ये नहीं बोल रहे कि तुर्की आक्रमण के पश्चात नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ। आप जानते हो कि मैं इस पर अभी फिलहाल चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन अमीर खुसरो, आप जानते हो अमीर खुसरो जिसने किरानुस सादैन, खज़ाइन उल फुतूह, आशिका जैसी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, और अमीर खुसरो जो खुद को हिंदवी तोता के नाम से भी पुकारता है। अमीर खुसरो जनाब जिन्होंने कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहूँ देश, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल, छाप तिलक सब छीनी रे मोने तो से नैना मिलाए। कि बड़े महत्वपूर्ण छंद हैं जिनके रचयिता अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो को इसका भी एक श्रेय प्राप्त होता है कि गर फिरदौस बर रुएं जमी अस्त यूं हमी अस्त यूं हमी अस्त। लाल किले के अंदर ये चीज़ उत्कीर्ण है। इन पर विस्तार से चर्चा जो भी टॉपिक्स आएंगे रिलेटेड उन पर हम करेंगे। तो अमीर खुसरो जो खुद को हिंदवी तोता कहता है और जिसने 8 सुल्तानों का शासन देखा, अमीर खुसरो ने, क्लियर है। और अमीर खुसरो का बलबन का जो स्वर्गीय जो उत्तराधिकारी था शहजादा मोहम्मद, उसके अधीन निर्देशन में इसका राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ था। किसका? अमीर खुसरो का। मंगोलों ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। तो अमीर खुसरो जो खुद को हिंदवी तोता भी पुकारता है, लिख देता हूं, काफी महत्वपूर्ण ये एक फैक्ट हमारे सामने आता है। अमीर खुसरो एक बड़ी शानदार बात लिखता है कि हिंदुस्तान बड़ा अनोखा राष्ट्र है। यहां पर हर 100 कोस के बाद बोली भी बदलती है और फारसी भाषा 4000 फासंग तक एक ही है। मतलब फारसी भाषा जो है वो तो 4000 फासंग, फारसी में दूरी मापने की इकाई है, वो एक है। लेकिन यहां पर तो 100 किलोमीटर पर ही भाई साहब बोली और पानी दोनों बदल जाती है। हिंदुस्तान से सिंधु नदी के तट से, समझ में आ रही बात, सिंधु नदी के तट से भारतीय समुद्र तक फारसी गुफ्तार तो फारसी गुफ्तगू फारसी बोली तो एक है, लेकिन भारतीय हिंदुस्तानी बोली और पानी हर 100 कोस पर बदलती जाती है। ये कहना है किसका? अमीर खुसरो का। तो यद्यपि जो टॉपिक था आज का वो था दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पर मैं विस्तार से प्रकाश डालूं, और उसको मैंने प्रयास किया भी है। आप मुझे बताइएगा कि जो प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है। आइएगा, अब जिस चीज़ को लेकर मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, ये जो एपिसोड्स आपके सामने एक एक करके जब आएंगे, राइट, तो आप वो मूल चीज़ अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स की जो बात मैंने शुरुआत में आपको कही थी। तराइन द्वितीय युद्ध जो कि मोहम्मद गोरी और अजय मेरू के जो महाराजा धीराज थे, पृथ्वीराज तृतीय चाहमान, उनके बीच में लड़ा गया था, निर्णायक युद्ध था। और तराइन का जो द्वितीय बैटल है, समझिएगा इस बात को, तराइन का जो सेकंड बैटल है, इसको ये 1192 एडी में ईस्वी में लड़ा गया। और ये भी याद रखना कि इसको हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। इसको हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी युद्ध के अंदर दिल्ली सल्तनत या भारत के प्रथम इस्लामिक साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की न्यू फाउंडेशन डली थी। अच्छा, इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि राजस्थान का निर्णायक युद्ध, राजस्थान का निर्णायक युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को जो लड़ा गया था, जिसको आप सुमेलगिरी युद्ध कहते हैं। शेरशाह सूरी और मालदेव राठौड़ जो मारवाड़ का
नरेश था, उसके बीच में। राजस्थान का निर्णायक युद्ध सुमेलगिरी या गिरी सुमेल या सामेल के या जैतारण पाली के युद्ध को कहा जाता है, जो 5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा गया था। जबकि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसको हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। अब याद रखिएगा, ये दो बातें हो गई। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध में होती है। क्लियर। जो दिल्ली सल्तनत की जो कुल अवधि है वो लगभग 300 वर्ष के लगभग है। 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है और 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल को पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु होती है बाबर से लड़ते हुए, उसमें दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत का बीजारोपण तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के द्वारा अजय मेरू के पृथ्वीराज तृतीय चौहान को हराने से हुआ। कुल 5 वंशों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। पहला गुलाम वंश या मामलुक वंश या आदि तुर्क वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलुक वंश, उसके बाद सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। और इस दिल्ली सल्तनत का अंत किया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के द्वारा। तो सल्तनत का परवर्ती साम्राज्य यानी कि उसके बाद जो साम्राज्य स्थापित हुआ, वंश जो स्थापित हुआ, मुगल वंश था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि याद रखिएगा मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जबकि दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या दास था। और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था, याद रखिएगा, उसका नाम है इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसके विरुद्ध उसके अमीरों ने विद्रोह किया और एक विदेशी आक्रमणकारी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाया, आमंत्रित किया। वो इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो किसी युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारा गया, इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु, जैसा कि मैंने अभी कहा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ लड़ते हुए हुई थी। अब आप सोचिएगा कि इस जो सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है, इसके जो आने वाले एपिसोड से इनमें किस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां बिल्कुल विश्लेषणात्मक मूल्यांकन के साथ आपको प्राप्त होने जा रही है। अभी तो मैं इस एपिसोड का, इस सीरीज के इस सेगमेंट का एंड करने जा रहा हूं। आप मुझे अवश्य बताइएगा कि अपने कमेंट्स के द्वारा कि कैसा लगा, क्योंकि आगे बस बिल्कुल टारगेट फैक्ट्स आपके बाद एक कट टू कट इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने आएंगी। कुल 5 वंशों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर, याद रखिएगा। पहला वंश जो है वो है असल में आदि तुर्क वंश। दूसरा वंश है खिलजी वंश। तीसरा वंश है तुगलुक वंश। चौथा वंश है सैयद वंश और 5वां वंश है, आप लोग देख सकते हैं, लोदी वंश। इनमें आदि तुर्क वंश जिसकी स्थापना की गई किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। खिलजी वंश की स्थापना की गई किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तुगलुक वंश की स्थापना की गई किसके द्वारा? गियासुद्दीन तुगलुक के द्वारा। सैयद वंश की स्थापना की गई किसके द्वारा? याद रखिएगा, खिज्र खां सैयद के द्वारा। लोदी वंश की स्थापना की गई किसके द्वारा? याद रखिएगा, बहलोल लोदी के द्वारा। तो आदि तुर्क वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। कुल 84 वर्ष तक इसने शासन किया। कुल 11 शासक हुए थे इसमें। खिलजी वंश चला 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। कुल 30 वर्ष तक इसने शासन किया। इसमें जो शासक हुए, याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और अंत में एक हिंदुस्तानी धर्मांतरित मुसलमान नासिरुद्दीन खुसरो शाह आया था। खिलजी वंश का अंत तुगलुक वंश ने किया जो 1320 से लेकर 1414 तक चला। कुल 94 वर्ष।
दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला जो वंश था वो तुगलक वंश था। सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला वंश। खिलजी वंश जो था, याद रखना, ये सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला वंश था। इसने कुल मात्र 30 वर्ष तक शासन किया। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, जिसने कुल 36 वर्ष तक, यानी कि 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद सबसे अंत में आता लोधी वंश, 1450 से लेकर 1526 ईस्वी। 1526 में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी तक पानीपत के प्रथम युद्ध में जब दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी बाबर से लड़ता हुआ मारा गया। इसने कुल 76 वर्ष तक कुल शासन किया। तो ये था आज का एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको किसी बात पर लगता है कि जी यहाँ थोड़ी मेहनत कम हुई, हमें बताइएगा। अच्छी लगे तो हमारे साथ साथ दुनिया को बताइएगा। कुल मिला के कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत करिएगा। क्लास पसंद आई हो, मेरा प्रयास यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 देखने के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।